हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का एग्री स्टडी 92 में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एग्रीकल्चर से संबंधित 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारी आने वाली एजीटी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, कुल्थी या हार्स बीन की सर्वाधिक खेती की जाती है। कुल्थी या हार्स बीन की सर्वाधिक खेती किस राज्य में होती है? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राजस्थान में कुल्थी या हार्सबीन की खेती जो है सर्वाधिक की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है। भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति कौन है? गोविंद, IR8, साठी, जगन्नाथ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। IR8 जो है भारत में विकसित धान की प्रथम बोनी प्रजाति है। जो जगन्नाथ है वो भारत में विकसित कह सकते हैं ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी है। अगला प्रश्न है, सरसों में कड़वाहट का कारण है। सरसों में कड़वाहट क्यों होती है? ऑप्शन नंबर ए क्रूड फाइबर, बी रूसिक अम्ल, सी ग्लूकोसाइनोलेट, 4 है एलाइल आइसोथायोसाइनेट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। एलाइल आइसोथायोसाइनेट के कारण सरसों में कड़वाहट होती है। अगला प्रश्न है, गंध यानी गंधक जिसे सल्फर बोलते हैं किसके संश्लेषण में काम आता है? तेल के, स्टार्च, शर्करा, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तेल के संश्लेषण में सल्फर का यूज होता है। अगला प्रश्न है, आनुवांशिक रूप से सर्वाधिक शुद्धता किस बीज में पाई जाती है? आनुवांशिक रूप से सबसे शुद्ध बीज कौन होता है? न्यूक्लियस, ब्रीडर, फाउंडेशन, सर्टिफाइड। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो न्यूक्लियस सीड होता है वो सर्वाधिक शुद्ध होता है, उसके बाद ब्रीडर, फिर फाउंडेशन, फिर रजिस्टर्ड, सर्टिफाइड, फिर रजिस्टर्ड। अगला प्रश्न है, आलू की कौन सी किस्म कीट अवरोधी है? आलू की कौन सी किस्म कीट अवरोधी है? कुफरी लालिमा, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी शीतमान, कुफरी लीफ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 कुफरी लीफ जो पोटैटो की वैरायटी है वो इंसेक्ट रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न है, पौधों में शीर्ष प्रभाव जिसे बोलते हैं एपिकल डोमिनेंस का कारण है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा IAA। इंडोलिस्टिक एसिड जो होता है वो पौधों में एपिकल डोमिनेंस का कारण है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार आर्जीमोन मैक्सिकाना सरसों का आपत्तिजनक खरपतवार है उसी प्रकार अमरबेल खरपतवार है। अमरबेल किसका खरपतवार है? धान, सरसों, लूसन, अरहर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा लूसन का। आर्जीमोन मैक्सिकाना बोलते हैं सत्यानाशी कटैया को। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा जो लूसन का खरपतवार है वो अमरबेल है। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्वार की SSR1 किस्म जो स्ट्रेगा अवरोधी है कहाँ से विकसित की गई? ज्वार की SSR1 वैरायटी जो स्ट्राइगा वीड के प्रति रेजिस्टेंट है वो कहाँ से डेवलप की गई? PAU लुधियाना, IARI एग्रीसेट, JNV जबलपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इंस्टीट्यूट फॉर सेमी रेट्रोपिक्स के द्वारा ज्वार की SSR वैरायटी डेवलप की गई जो स्ट्राइगा वीड के प्रति रेजिस्टेंट है। अगला प्रश्न देखेंगे, इंटेंसिव टीलेज प्रणाली में लघु खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। जब हम पारंपरिक भू परिष्करण प्रणाली अपनाएंगे तो लघु खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 15% से कम जो अवशेष हैं वो छूटते हैं। अगला प्रश्न है, रेड्यूज टीलेज प्रणाली में खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। जो रेड्यूस टीलेज प्रणाली में है उसमें खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर कितने % छूटते हैं? 15 से 30%। अगला प्रश्न है, कंजर्वेशन टीलेज प्रणाली में लघु खाद्यान्नों के न्यूनतम अवशेष भूमि पर छूटते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कंजर्वेशन टीलेज प्रणाली में 30% से अधिक जो है अवशेष छूटते हैं लघु खाद्यान्नों के। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का भू परिष्करण न्यून भू परिष्करण का अतिरूप है? इष्टतम भू परिष्करण, संरचनात्मक भू परिष्करण, शून्य भू परिष्करण, रेड्यूज भू परिष्करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो शून्य भू परिष्करण है वो न्यून भू परिष्करण का अतिरूप है। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ जो मिनिमम टिलेज होती है उसे शून्य भू परिष्करण बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जीरो टीलेज या शून्य भू परिष्करण का दूसरा नाम है या रूप है? कंजर्वेशन भू परिष्करण, नो टीलेज, इष्टतम भू परिष्करण, न्यून भू परिष्करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा नो टीलेज। जीरो टीलेज को नो टीलेज भी बोलते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे,
बीज की शुद्धता की जांच के लिए बीज के नमूने में न्यूनतम दाने होने चाहिए। जब हम सीड टेस्ट करते हैं तो उसमें लगभग नमूने में कितने अधिक दाने होने चाहिए? 2500 से अधिक दाने होने चाहिए। अगला प्रश्न है, अधिक सौर ऊर्जा उपयोग एवं उपज प्राप्त करने के लिए फसलों की पंक्तियां किस दिशा में होनी चाहिए? अधिक सौर ऊर्जा यानी सूर्य का प्रकाश प्राप्त करने के लिए जब हम अपनी फसल को उत्तर दक्षिण पंक्तियों में बोएंगे तो ज़्यादा मात्रा में प्रकाश प्राप्त होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्लाउड सीडिंग अथवा कृत्रिम वर्षा के लिए कौन सा पदार्थ प्रयोग नहीं किया जाता है? क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड है, सोडियम क्लोराइड है, ड्राई आइस है, ये सभी यूज किए जाते हैं, लेकिन जो है कैल्शियम क्लोराइड नहीं यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में वर्ष 2008 में किस प्रदेश में कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयोग किया गया? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा आंध्र प्रदेश में 2008 में कृत्रिम वर्षा कराने का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, भारत में फसलों की उपज का सर्वाधिक नुकसान किसके द्वारा होता है? जो भारत में क्रॉप प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जो है खरपतवारों के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, एक वर्षीय खरपतवार प्रायः प्रजनित होते हैं। एक वर्षीय खरपतवार किसके द्वारा होते हैं प्रजनित? बीज, प्रकांड, कायिक भागों से, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सीड के द्वारा। जो एक वर्षीय खरपतवार होते हैं वो प्रायः बीज के द्वारा प्रजनित होते हैं। अगला प्रश्न है, कांस, बथुआ, मोथा एक खरपतवार है। जो कांस, बथुआ, मोथा है इन्हें बोलते हैं निरपेक्ष यानी एब्सोल्यूट खरपतवार। अगला प्रश्न है, गेहूं के खेत में जौ, सरसों या चना उगाते हैं इन्हें क्या कहेंगे? जब गेहूं के खेत में जौ, चना, सरसों उगाते हैं तो उसे सापेक्ष खरपतवार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, गेहूं की PBW 343 प्रजाति में यदि गेहूं की HD 2329 प्रजाति के प्लांट उगाएं तो क्या कहलाएंगे? उनको रोग बोल देते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी खरपतवार कहलाते हैं। स्वदेशी खरपतवार किसे बोलते हैं? एंट्रोफाइट, एपोफाइट, ब्रायोफाइट, में से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, एपोफाइट को स्वदेशी खरपतवार बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ओरोबैंकी का प्रकोप सर्वाधिक होता है। ओरोबैंकी का प्रकोप सर्वाधिक किसमें होगा? धान, गेहूं, चना, तंबाकू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा तंबाकू में ओरोबैंकी का प्रकोप सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, गेहूं के मामा या सिफेलिरिस माइनर या गुल्ली डंडा के 1000 बीज का परीक्षण भार कितना होता है? 2 ग्राम, 10 ग्राम, 40 ग्राम, 70 ग्राम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गेहूं का जो मामा होता है इसे फेलिस माइनर बोलते हैं। उसका जो टेस्ट वेट कह सकते हैं, परीक्षण भार 2 ग्राम होता है। 1000 दानों का वजन 2 ग्राम होता है। अगला प्रश्न है, एलियन खरपतवार जिनकी उत्पत्ति हुई है। एलियन खरपतवार किन्हें बोलते हैं? जो अपने देश में पैदा होते हैं, विदेश में, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा वे वीड जो विदेश से आते हैं, उनकी ओरिजिन होती है, उन्हें एलियन वीड बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एलर्जी उत्पन्न करने वाला खरपतवार है। कौन सा वीड जो है एलर्जी पैदा करता है? मोथा, जंगली धान, कांग्रेस घास, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा पार्थेनियम घास या जो कांग्रेस घास है ये एलर्जी उत्पन्न करती है। ज्वार के पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला जो एससीएन हाइड्रोसायनिक एसिड होता है पौधे के किस भाग में बनता है? जो हाइड्रोसायनिक पदार्थ होता है पौधे के किस भाग में बनता है? जड़ों में, पत्तियों में, बीजों में, तनों में। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज्वार के पौधों की जो पत्तियों में एससीएन पदार्थ पाया जाता है वो जड़ों में बनता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सिन हार्मोन का प्रीकर्सर है। ऑक्सिन हार्मोन का प्रीकर्सर है ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। ट्रिप्टोफैन जो है ऑक्सिन पदार्थ का प्रीकर्सर है। अगला प्रश्न है हमारा, अफीम के पौधे का वनस्पतिक नाम है। अफीम के पौधे का क्या वनस्पतिक नाम है? ऑप्शन नंबर ए पेपेवर सोमनीफेरम, बी पेपेवर ऑक्सीफेरम, सी सीजियम एरोमेटिकम, 4 है सिनेमोमम जेलेनिकम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अफीम के पौधे का जो बोटिकल नेम होता है पेपेवर सोमनीफेरम होता है। अगला प्रश्न है, प्रथम खरपतवार नाशी के रूप में किसका प्रयोग किया गया? ऑप्शन नंबर 2,4,5-T, 2,4-D, बेसालिन, टोकी 25। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड
प्रथम खरपतवारनाशी के रूप में टुफोडी का प्रयोग किया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा खेतिहर फल है। विश्व का सबसे बड़ा खेतिहर फल है अनानास, कटहल, पपीता, संतरा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जैक फ्रूट जिसे बोलते हैं कटहल को। ये विश्व का सबसे बड़ा कल्टीवेटेड फ्रूट या खेतिहर फल है कह सकते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में किस खनिज पदार्थ की कमी पाई जाती है। दूध में कौन सा खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है। कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, सोडियम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूध में जो है आयरन की कमी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड यानी एनबीबी नेशनल बायोडाइवर्सिटी ब्यूरो कहाँ पर है। ऑप्शन नंबर ए, आनंद, गुजरात, बंगलोर, चेन्नई, लखनऊ। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, चेन्नई में राष्ट्रीय जैव विविधता बोर्ड मंडल है। राष्ट्रीय जैव विविधता मंडल चेन्नई में है। अगला प्रश्न है, चाय का सर्वाधिक उत्पादन तथा उपभोग करने वाला प्रथम देश। ऑप्शन नंबर ए, चीन, बी अमेरिका, सी श्रीलंका, डी भारत। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, चाय का सर्वाधिक उत्पादन तथा उपभोग करने वाला प्रथम देश भारत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संकर मक्का का प्रति हेक्टेयर बीज दर है। संकर मक्का की प्रति हेक्टेयर बीज दर क्या है। 10 से 15 kg, बी 20 से 25 kg, थर्ड है 25 से 30, फोर है 30 से 35 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संकर मक्का जिसे बोलते हैं जिया मेज की बीज दर है 20 से 25 kg प्रति हेक्टेयर। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है। ट्यूलिप गार्डन कहाँ है। शिमला में, मसूरी, श्रीनगर, माउंट आबू। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, श्रीनगर में भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन स्थित है। अगला प्रश्न है, जैविक खेती के जनक हैं। जैविक खेती के जनक कौन है। मसानोबे फुकुओका, अल्बर्ट हॉवर्ड, पीटरो डे कैसेंजी, जी ईजे बटलर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, अल्बर्ट हॉवर्ड जो हैं उनको जैविक खेती का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, आधुनिक अनुवांशिकी विज्ञान के जन्मदाता हैं यानी मॉडर्न जेनेटिक साइंस के जन्मदाता कौन है। टी.एच. मॉर्गन, एम.एस. मैकरेली, ग्रेगर जॉन मेंडल, हुगो डी व्रिज। जो फादर ऑफ म्यूटेशन है वो हुगो डी व्रिज हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल ये जेनेटिक्स के हैं और टी.एच. मॉर्गन जो है मॉडर्न अनुवांशिकी के पिता हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, टी.एच. मॉर्गन। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारतीय जिनको सन 1987 में विश्व खाद्य पुरस्कार मिला। 1987 में प्रथम भारतीय जिनको विश्व पुरस्कार खाद्य पुरस्कार मिला तो हो जाएंगे डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को 1987 में फर्स्ट वर्ल्ड फूड प्राइज मिला था। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2012 किसे दिया। जो 2012 में खाद्य पुरस्कार है वो डेनियल हिलेल को दिया गया था, वर्ल्ड फूड प्राइज 2012। अगला प्रश्न है, IAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रथम निदेशक थे। डॉक्टर वीपी पाल, हबीबुल्ला, डॉक्टर विश्वनाथ, DHS गुप्ता। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, डॉक्टर विश्वनाथ जो थे IARI के प्रथम निदेशक थे। अगला प्रश्न है, सीरियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। मिट्टी का, जैविक उर्वरक का, फसल चक्र का, रेशम कीट का। रेशम कीट का अध्ययन जो है सेरिकल्चर में करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा फसल चक्र का अध्ययन जो है सीरियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न है, भारत में दूध उत्पादन को बढ़ाने के लिए दुग्ध मिशन कब प्रारंभ किया गया। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए जो दुग्ध मिशन है कब स्टार्ट हुआ। ऑप्शन नंबर ए, फरवरी 2011, बी 20 जनवरी 2010, सी है 20 अप्रैल 2013, डी है 20 अप्रैल 2012। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 20 अप्रैल 2012 में भारत में दुग्ध मिशन प्रारंभ किया गया भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत सरकार के द्वारा स्वामीनाथन अवार्ड 2005 में प्रथम बार किसे दिया गया। भारत सरकार के द्वारा स्वामीनाथन अवार्ड प्रथम बार किसे दिया गया 2005 में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, डॉक्टर नाइमी बोरलांग को स्वामीनाथन अवार्ड दिया गया था प्रथम बार। अगला प्रश्न है, नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोजेक्ट NAIP नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट जो जुलाई 2006 में प्रारंभ किया गया था, इस प्रोजेक्ट के फंड का स्रोत है। NAIP जो प्रोजेक्ट था उसके फंड का स्रोत है वर्ल्ड बैंक। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर कब प्रारंभ हुए।
एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर का प्रारंभ हुए 2001, 2002, 2004, 2009। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। सन 2002 में एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर प्रारंभ हुए। अगला प्रश्न है, मनरेगा कार्यक्रम जो है केंद्र तथा राज्य सरकार के सहयोग से प्रारंभ किया गया कब? जो मनरेगा कार्यक्रम था वो 2 फरवरी 2006 को स्टार्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय प्रसार सेवा कब प्रारंभ की गई? जो है नेशनल एक्सटेंशन सर्विस कब स्टार्ट हुई? ऑप्शन नंबर है 2 अक्टूबर 1980, बी 2 अक्टूबर 1953, थर्ड है 2 अक्टूबर 1952, 2 अक्टूबर 1974। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 2 अक्टूबर 1953 में राष्ट्रीय प्रसार सेवा प्रारंभ हुई। अगला प्रश्न है, किसके मादा को नेनी या डो कहा जाता है? भेड़, बकरी, ऊंट, सुअर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बकरी के मादा को नेनी या डो बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जूट का वनस्पतिक नाम है। जूट का वनस्पतिक नाम क्या है? मेडिकागो सटाइवा, सेकंड है क्रोटोलेरिया जेंसिया, थर्ड है कोरकोस स्पीसीज, डी है गोस्पियम स्पीसीज। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जूट का वनस्पतिक नाम कोरकोरस स्पीसीज है। अगला प्रश्न है, पौधे फास्फोरस को किस रूप में लेते हैं? ऑप्शन नंबर H2PO4, HPO4, PO4। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। पौधे फास्फोरस को तीनों रूपों में लेते हैं, H2PO4, HPO4 और PO4 के रूप में। अगला प्रश्न है, पोटेशियम थायोसल्फेट में पोटास प्रतिशत है। पोटेशियम थायोसल्फेट में पोटास कितने परसेंट होता है? 48, 22, 25, 33। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। पोटेशियम थायोसल्फेट में 25% पोटास पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बोरान की कमी से फूल गोभी में कौन सा रोग हो जाता है? पौधों में जो न्यूट्रिशन की कमी से होते हैं उन्हें डिसऑर्डर बोलते हैं। कौन से डिसऑर्डर हो जाते हैं? ब्राउनिंग, लाल सड़न, होलो हार्ट, प्रोसभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4। बोरान की कमी से ब्राउनिंग भी हो जाता है, होलो हार्ट और लाल सड़न रोग भी हो जाते हैं फूल गोभी में। अगला प्रश्न है, भारत निम्न में से किस उर्वरक का सबसे अधिक आयात करता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिप्सम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। भारत जो है पोटास उर्वरक का सबसे अधिक आयात करता है, जॉर्डन, ट्यूनीशिया, रसिया आदि देशों से। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिकी संस्थान ब्यूरो NBAGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स स्थित है करनाल में, लखनऊ में, हैदराबाद, बेंगलोर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। करनाल में NBAGR यानी राष्ट्रीय पशु आनुवंशिकी संस्थान ब्यूरो स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है झांसी, देहरादून, लखनऊ, जबलपुर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। झांसी में जो है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र स्थित है, झांसी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, औषधीय एवं सुगंधीय पादप अनुसंधान निदेशालय है कहाँ? वो आनंद, गुजरात में है, DMAPR, औषधीय एवं सुगंधी पादप अनुसंधान निदेशालय आनंद, गुजरात में है। मूंग की किस्म जो वर्षा व गर्मी ऋतु दोनों में उगाई जाती है। मूंग की ऐसी कौन सी वैरायटी है जो वर्षा व गर्मी दोनों ऋतुओं के लिए अच्छी है? टाइप 1, टाइप 44 के 85, डी है वर्षा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो मूंग की टाइप 44 जिसे बोलते हैं पूसा बैसाखी वैरायटी जो है वर्षा व गर्मी दोनों ऋतुओं के लिए उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखेंगे, उड़द का उद्गम स्थल है। उड़द का उद्गम स्थल यानी ओरिजिन प्लेस का है क्या है? भारत, चीन, उष्ण अमेरिका, इंडोनेशिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो इंडिया है उड़द का ओरिजिन प्लेस है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न फसलों में से कौन सी ऐसी दलहन फसल है जिसका उपयोग दाल, चारा, हरी खाद के रूप में किया जाता है? ऐसी कौन सी लेग्यूम क्रॉप जिसका उपयोग दाल, चारा, हरी खाद के रूप में करते हैं? मूंग, उड़द, लोबिया, मटर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो लोबिया है इसका उपयोग दाल, चारा व हरी खाद के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है, पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली किसकी उन्नत किस्में हैं? ऑप्शन नंबर ए मूंग, बी उड़द, सी मटर, डी लोबिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
पूसा फाल्गुनी, पूसा बरसाती, पूसा ऋतुराज, पूसा दो फसली जो है लोबिया की वैरायटीज हैं। अगला प्रश्न है, फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत में किस वर्ष में लाई गई? फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत कब आई? 1901, बी 1947, सी 1960, डी 1969। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1960 में फसल के रूप में सोयाबीन अमेरिका से भारत में लाई गई। अगला प्रश्न है, सोयाबीन की जो उचित बीज दर क्या है? सोयाबीन की उचित बीज दर प्रति हेक्टेयर है 70 से 80 केजी प्रति हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोयाबीन का बॉटनिकल नेम ग्लाइसिन मैक्स होता है। अगला प्रश्न है, ट्रेलर या फैलने वाली मूंगफली किस जाति से संबंधित है? जो मूंगफली की ट्रेलर वैरायटीज होती है वो किससे संबंधित है? एरेकिस हाइपोजिया फेस्टिगटा, बी एरेकिस हाइपोजिया उपजात इसके प्रोकम्बेंस। तो ये प्रोकम्बेंस से संबंधित है फैलने वाली वैरायटीज। अगला प्रश्न देखेंगे, वर्ष 1965 में बाजरे की संकर किस्म HB1 किसके क्रॉस से तैयार की गई? जो हाइब्रिड वैरायटी थी बाजरा की HB1 सबसे पहली, वो किसके क्रॉस से तैयार की गई 1965 में? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टिफ्ट 23A इंटू BL3B के क्रॉस से जो है HB1 तैयार की गई। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, बाजरे की रोपाई है तो बीज दर चाहिए। अगर आपको बाजरे की ट्रांसप्लांटिंग करनी है, रोपाई करनी है, तो उसके लिए बीज दर 2 kg प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, आवश्यक पौध संख्या यानी रिक्वायर्ड प्लांट पॉपुलेशन हेतु चने की बीज दर होनी चाहिए। आवश्यक पौध संख्या है चने की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 50 से 75, बी 75 से 100, सी है 90 से 110, डी है 100 से 125 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आवश्यक पौध संख्या है तो चने की जो बीज दर होती है 75 से 100 kg प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, मसूर जिसे बोलते हैं लेंटिल की बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए? मसूर की बीज दर कितनी होनी चाहिए? मसूर में लगभग 25% प्रोटीन होती है। ऑप्शन नंबर ए 20 से 25, बी 25 से 30, सी 30 से 40, डी 40 से 45 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मसूर यानी लेंटिल की बीज दर 30 से 40 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत किस्में हैं? आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले, अर्ली दिसंबर किसकी उन्नत वैरायटीज हैं? मसूर, मटर, चना, कुसुम। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आर्केल, अर्ली बजर, बोनविले एवं अर्ली दिसंबर मटर की उन्नत किस्में हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे पहले पकने वाली अरहर की किस्म है? कौन सी अरहर यानी कैजानस कजान की वैरायटी सबसे जल्दी पकती है? पूसा, गेती, उपास 120, मुक्ता, प्रभात। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रभात जो अरहर की वैरायटी है सबसे पहले पकती है। अगला प्रश्न है, अच्छे उत्पादन हेतु अरहर की बीज दर प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अच्छे उत्पादन हेतु अरहर की बीज दर कितनी होनी चाहिए? 10 से 12 kg प्रति हेक्टेयर, 10 से 12 से 15, 15 17, डी 20 से 25 kg। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छे उत्पादन है तो अरहर की बीज दर 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, सीसेमम इंडिकम यानी तिल में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 14, बी 18, सी 22, डी 26। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीसेमम इंडिकम यानी तिल में गुणसूत्रों की संख्या 26 होती है। अगला प्रश्न है, अरंडी यानी रिसिनस कॉम्यूनस इसका वनस्पतिक नाम होता है, इसका उत्पत्ति स्थल क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत, बी उष्ण अफ्रीका, सी उष्ण अमेरिका, डी उष्ण एशिया। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरंडी रिसिनस कॉम्यूनस इसे बोलते हैं, उष्ण अफ्रीका इसका उत्पत्ति स्थान है। अगला प्रश्न है, अरंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर होती है, अरंडी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 12 से 15, बी 18 से 20, सी 20 से 25, डी 25 से 30। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरंडी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में केस्टर की उचित बीज दर 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, अलसी में प्रोटीन की मात्रा होती है, अलसी में कितने % प्रोटीन पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 26%, बी 36%,
से 40, डी 44। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलसी यानी लिंसेड में प्रोटीन की मात्रा 36% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, अलसी किस कुल से संबंधित, अलसी किस फैमिली से संबंधित है? लिलिएसी, बिलाइनेसी, सिटिलिएसी, डी पेडालिएसी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अलसी जो है लाइनेसी फैमिली से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सीड बॉल फल है, किस फल को सीड बॉल कहते हैं? कुसुम का फल, सूर्यमुखी, अलसी, चुकंदर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अलसी का फल जो होता है सीड बॉल कहलाता है। अगला प्रश्न है, कार्थेमस टेनिक्टोरियस किसका वनस्पतिक नाम है? अलसी, कुसुम, सूर्यमुखी, राई। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कुसुम का बोटेनिकल नेम कार्थेमस टेनिक्टोरियस होता है। अगला प्रश्न है, सूरजमुखी की अनुकूल बीज दर प्रति हेक्टेयर है। सूरजमुखी की बीज दर प्रति हेक्टेयर कितनी होती है? 8 से 10, बी 10 से 15, सी 18 से 20, डी 30 से 35। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सूर्यमुखी की अनुकूल बीज दर 8 से 10 केजी प्रति हेक्टेयर होती है। अगला प्रश्न है, कॉटन सीड में तेल की मात्रा होती है, कॉटन सीड में कितने % तेल होता है? 10 से 15%, बी 15 से 25, बी 25 से 35, डी 40 से 42%। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कॉटन सीड में तेल की मात्रा 15 से 25% पाई जाती है। अगला प्रश्न है, सी आइलैंड कपास संबंधित है, सी आइलैंड कपास किससे संबंधित है? गोस्पियम आर्बेरियम से, गोस्पियम हर्बेरियम से, गोस्पियम हेसुटम से, गोस्पियम बाराबाडेंस से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। सी आइलैंड कपास जो है गोस्पियम बारबाडेंस से संबंधित है। अगला प्रश्न है, कपास की अंतर जाति यानी इंटर स्पेसिफिक किस्म वारालक्ष्मी का विकास कहां पर किया गया? ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, बी नागपुर, सी धारवाड़, डी सूरत। जो कपास की वारालक्ष्मी वैरायटी है, एक इंटर स्पेसिफिक वैरायटी है, इसका विकास जो है धारवाड़ में 1976 में किया गया था। अगला प्रश्न है, कोरकोरस कैप्सुलेरिस जिसे बोलते हैं सफेद जूट का उत्पत्ति स्थल है अफ्रीका, इंडो बर्मा क्षेत्र, चीन, यूएसए। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कोरकोरस कैप्सुलेरिस जिसे बोलते हैं सफेद जूट का वनस्पतिक ओरिजिन प्लेस जो है इंडो बर्मा क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कपास की एक बेल का वजन कितने केजी होता है? 160, 170, सी 180, डी 178। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कपास की एक बेल का वजन 170 केजी होता है। अगला प्रश्न है, कैप्सुलेरिस प्रकार यानी सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या होता है? सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय क्या है? मार्च अप्रैल, बी अप्रैल मई, सी जुलाई अगस्त, डी नवंबर दिसंबर। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मार्च अप्रैल जो होता है सफेद जूट की बुआई का उपयुक्त समय होता है। अगला प्रश्न है, रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था है। रेशे के लिए जूट की कटाई की अनुकूल अवस्था कौन सी है? 1 महीने की फसल हो तब, या फूल आने पर, या छोटी फली आने पर करते हैं, या फली पकने पर करते हैं। रेशे के लिए जूट की जो कटाई होती है छोटी फली बन जाती है उस समय करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान है। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 14, बी 26, डी 28, डी 34 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जूट की रेटिंग के लिए जो तापमान है वो 34 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जूट की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान 34 डिग्री सेल्सियस अच्छा रहता है। अगला प्रश्न है, सनई जिसे बोलते हैं सन हेम्प की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान कितना होना चाहिए? 14 से 21, या 21 से 27, बी 30 से 34, डी 35 से 38। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सनई की रेटिंग के लिए उपयुक्त तापमान जो है 21 से 27 डिग्री सेल्सियस उपयुक्त रहता है। अगला प्रश्न देखेंगे, सन 1904 में बरसीम किस देश से भारत में आई थी? दक्षिण अफ्रीका, आर्मेनिया, मिस्र, ब्रिटेन। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सन 1904 में जो बरसीम है वो मिस्र से भारत में आई थी। अगला प्रश्न है, बरसीम के बीजों को उपचारित करते हैं। बरसीम के बीजों को किससे उपचारित करते हैं? राइजोबियम मेलिलोटाई, बी राइजोबियम ट्राइफोलाई, सी राइजोबियम लुपिनाई,
डी राइजोबियम जपोनिकम से। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बरसीम के बीजों का जो उपचार है हम राइजोबियम ट्राइफोलाई से करते हैं। बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर कितनी होनी चाहिए? बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु बीज दर कितने केजी प्रति हेक्टेयर होनी चाहिए? 15 से 20, बी 20 से 25, सी 25 से 30, डी 30 से 40। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बरसीम के अनुकूल उत्पादन हेतु जो बीज दर है 25 से 30 केजी प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहती है। अगला प्रश्न है, रेजिका जिसे बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा का उत्पत्ति स्थल है? पर्सिया, ईरान, भारत, इराक, अफगानिस्तान। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। रेजिका जिसे बोलते हैं मेडिकागो सेटाइवा, इसका ओरिजिन प्लेस पर्सिया, ईरान है। अगला प्रश्न है, रेम्बलर, एनडीआरआई, सिलेक्शन नंबर 1 एवं मूपा किसकी वैरायटी है? जई, बरसीम, रेजिका, ग्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। रेजिका की वैरायटीज है रेम्बलर, एनडीआरआई, सिलेक्शन नंबर 1 मूपा। अगला प्रश्न है, पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार उन्नत किस्म है? पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार किसकी उन्नत किस्म है? जई, बरसीम, रेजिका, ग्वार। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पूसा सदाबहार, पूसा मौसमी, पूसा नौबहार, ग्वार की ये उन्नत वैरायटी हैं। ऊसर भूमियों के लिए उपयुक्त वृक्ष है? ऊसर भूमियों के लिए उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? शीशम, करंज, अर्जुन, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। शीशम, करंज, अर्जुन ये सभी ऊसर भूमियों के लिए उपयुक्त वृक्ष हैं। अगला प्रश्न है, ब्लॉक प्लाटिंग के लिए उपयोगी वृक्ष है? पॉपुलर, सीरस, सुबबुल, सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्लॉक प्लाटिंग के लिए पॉपुलर, शीशम या सुबबुल इनका सभी का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, वृक्षों अथवा झाड़ियों की लाइनों के बीच सकरी गालियों में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? वृक्षों या झाड़ियों की दो पंक्तियों के बीच में जब हम फील्ड क्रॉप लगाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अरेबल क्रॉप, एनर्जी क्रॉप, फाउलिंग क्रॉप, एले क्रॉप। तो इसे बोलते हैं एले क्रॉप्स। जब वृक्षों या झाड़ियों की दो लाइनों के बीच में हम जो सकरी गलियां जो होते हैं उनमें जब फील्ड क्रॉप लगाते हैं, फसलें लगाते हैं, उन्हें एले क्रॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, ऐसी फसलें जो हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से उगाई जाती हैं कहलाती हैं? ऐसी फसलें जिनको हम हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? अरेबल क्रॉप्स, सॉइलिंग क्रॉप्स, एनर्जी क्रॉप्स, एले क्रॉप्स। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सॉइलिंग क्रॉप बोलते हैं जिनको हरी अवस्था में काटकर पशुओं को खिलाते हैं। एले क्रॉप्स का मतलब है दूर दूर उगाई हुई दो पंक्तियों के बीच में जो पेड़ पौधों की पंक्तियां होती हैं उनमें जब हम फसलें लेते हैं तो एले क्रॉपिंग होती है। अगला प्रश्न है, फसलें जो तेजी से बढ़कर घनी पत्तियों द्वारा छाया के माध्यम से खरपतवारों को दबा देती हैं कहलाती हैं? वे फसलें कौन से जो तेजी से बढ़ेंगी और पत्तियों द्वारा छाया करके या खरपतवारों को दबा देती हैं उन्हें क्या बोलते हैं? स्मोदर क्रॉप या एले क्रॉप, एनर्जी क्रॉप, ले क्रॉप। तो उन्हें बोलते हैं ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। स्मोदर क्रॉप बोलते हैं जो फसलें तेजी से बढ़ेंगी और खरपतवारों को दाब देंगी या ग्रोथ को प्रभावित करेंगी, स्मोदर क्रॉप कहलाएंगी। अगला प्रश्न है, फसलें जो कीटों, व्याधियों या रोगकारी जीवों को आकर्षित कर मुख्य फसल को हानि से बचाती हैं कहलाती हैं? फसलें जो होती हैं क्या वे फसलें जो कीटों, व्याधियों, रोगकारी जीवों, पैथोजन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेती हैं लेकिन मुख्य जो फसल होती है हमारी उसको बचा लेती हैं, उसे क्या बोलते हैं? स्मोदर, ट्रैप क्रॉप, कंट्रोल क्रॉप, इनमें से कोई नहीं। तो उन्हें बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। ये फसलें जो होती हैं चारों तरफ लगाई जाती हैं फसलों के, जैसे गन्ने के चारों तरफ अरंडी लगा देना। तो क्या होते हैं, कीट जो होते हैं, इंसेक्ट, पैथोजन, ये सभी जो है इन फसलों की तरफ आकर्षित हो जाते हैं और हमारी जो मेन क्रॉप है वो बच जाती है। इसे बोलते हैं ट्रैप क्रॉप। अगला प्रश्न है, फ्लेक्स, हेम्प और सीसल फसलें हैं, रेशे वाली हैं, हरी खाद वाली हैं, सब्जी या मसाले वाली? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर है। फ्लेक्स, हेम्प और सीसल जो है रेशे वाली फसलें हैं। अगला प्रश्न है, समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में उगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं? समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परिस्थिति में उगाई जाने वाली फसलें क्या कहलाती हैं? सूचक, निर्वाहक, शोषक, स्पेशल।
तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे फसलें जो समस्याग्रस्त क्षेत्रों में विशेष परिस्थितियों में उगाई जाती हैं उन्हें बोलते हैं निर्वाहक। अगला प्रश्न है, सभी दलहनी फसलें उत्पादन के साथ साथ भूमि का सुधार करती हैं कहलाती हैं। वे सभी दलहनी फसलें जो उत्पादन के साथ साथ भूमि का सुधार करती हैं क्या कहलाती हैं? एनर्जी फसलें, स्मोदर फसलें, पुनरुद्धारक या नर्स फसलें। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। सभी दलहनी फसलें जो हैं उत्पादन के साथ साथ जो मृदा की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी होती है उसको सुधारती हैं, उन्हें पुनरुद्धारक क्रॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, अम्लीय भूमियों हेतु उपयुक्त फसलें। अम्लीय भूमि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कौन सी फसलें हैं? गेहूं, धान, मक्का, गन्ना, बकहीट, राई, अरहर, मूंग। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो बकव्हीट एवं राई होता है वो अधिक अम्लीय भूमियों में उगाई जा सकती है आसानी से। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति हेतु तो अल्पकाल में बोई गई फसल को क्या कहते हैं? जब विभिन्न परिस्थितियों के कारण जो हमारी जो फसल है नष्ट हो जाती है तो उसके स्थान पर क्या होता है कि हम कम समय में तैयार होने वाली फसल बो देते हैं, उसे क्या बोलते हैं? कैच क्रॉप बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। प्रतिकूल स्थिति के कारण मुख्य फसल नष्ट हो जाने के कारण उसकी क्षतिपूर्ति के लिए हम कम समय में तैयार होने वाली जो फसल लगा देते हैं उसके स्थान पर उसे कैच क्रॉप बोलते हैं। अगला प्रश्न है, लाभकारी अंतः फसली यानी इंटरक्रॉपिंग खेती के लिए भूमि तुल्यांक अनुपात लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होना चाहिए। लाभकारी इंटरक्रॉपिंग के लिए जो लैंड इक्विवेलेंट रेशियो होता है वो हमेशा 1 से अधिक होता है। अगला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता कहलाता है। 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने की पद्धति जिसमें फसलों की पंक्तियों का अनुपात निश्चित नहीं होता है उसे क्या बोलते हैं? मिश्रित, अंतः फसली, पैराक्रॉपिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 2 या 2 से अधिक फसलों का बीज मिलाकर बोने को मिश्रित खेती बोलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, जब 2 या 2 से अधिक फसलें जब निश्चित अनुपात में अलग अलग पंक्तियों में बोई जाती हैं तो यह पद्धति कहलाती है। जब 2 या 2 से अधिक फसलें एक निश्चित पंक्ति में अलग अलग बोई जाती हैं तो इसे बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग यानी अंतः फसली खेती। जब हम बीजों को मिक्स करके खेती करते हैं तो है मिश्रित खेती। जब हम 2 या 2 से अधिक फसलों को पंक्तियों के रूप में बोते हैं तो वो इंटरक्रॉपिंग यानी अंतः फसली खेती कहलाती है। इसका राइट ऑप्शन है बी। यानी अगला प्रश्न देखेंगे अब, मिश्रित खेती का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मिश्रित खेती का मुख्य उद्देश्य अधिक आय प्राप्त करना, अधिक उत्पादन, मृदा सुधार या प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न जोखिम कम करना। पुराने टाइम में जो है अधिकतर जो है मिश्रित खेती अपनाई जाती थी क्योंकि उस समय केमिकल मैनेजमेंट या जो फर्टिलिटी सॉइल की या अदर जो इंसेक्ट पेस्ट होते हैं उनका मैनेजमेंट नहीं कर पाते थे, इसलिए वह मिश्रित खेती अपनाते थे। प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न जो जोखिम होते हैं उनको कम करने के लिए, यानी हम जब 4-5 फसलें मिक्स कर बोएंगे तो 1-2 फसलें बच जाएंगी। यही मिश्रित खेती का मुख्य उद्देश्य होता था। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। प्रतिकूल परिस्थितियों से उत्पन्न जोखिम कम करने का उद्देश्य जो होता है मिश्रित खेती का। अगला प्रश्न है, 2 फसलों को साथ उगाने पर दोनों फसलों की अलग अलग उपज। जब 2 फसलों को साथ में उगाएं तो दोनों फसलों की अलग अलग उपज, दोनों फसलों को हम शुद्ध रूप में यानी अलग अलग उगाएं तो उनकी अपेक्षा अधिक प्राप्त होती है, तो उसे क्या बोल देंगे? साइनर्जेटिक खेती। जब हम ऐसी 2 फसलें लें जिनको जब हम एक साथ उगाएं तो उनका अलग अलग उपज जो है अधिक हो, जब हम अलग अलग उगाएं उनकी अपेक्षा, तो उन्हें बोलेंगे साइनर्जेटिक खेती। जब हम एक साथ 2 फसलों को उगाएं तो उनका जो उत्पादन होता है उनके शुद्ध उत्पादन से ज़्यादा होता है, उसे साइनर्जेटिक क्रॉपिंग बोलते हैं। अगला प्रश्न है, जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है कहलाती है। जुताई की संख्या जो किसी फसल से अधिकतम शुद्ध लाभ प्राप्त करने में सहायक है वो कहलाती है शून्य भू परिष्करण। अगला प्रश्न देखेंगे, धान की बुआई से पूर्व खेतों में पडलिंग की क्रिया का उद्देश्य। धान की बुआई से पूर्व खेतों में पडलिंग यानी पटेला सरावन क्यों लगाते हैं? ऑप्शन नंबर ए, पौध लगाते समय न्यूनतम क्षति हो, खरपतवार नियंत्रण,
या उदलयन द्वारा पानी की क्षति को कम करना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। जब धान की बुआई करते हैं तो उसमें पडलिंग करते हैं, उसका मुख्य उद्देश्य सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। पौधे लगाते समय न्यूनतम क्षति हो, खरपतवार नियंत्रण भी हो जाते हैं, उदलयन द्वारा पानी की क्षति को कम करना, यानी लीचिंग नहीं होती है। अगला प्रश्न है, मृदा एवं नमी संरक्षण के उद्देश्य से जब पहले फसल के 30% या इससे अधिक अवशेषों को खेत में छोड़कर भू परिष्करण क्रियाएं की जाती हैं, ऐसा भू परिष्करण कहलाता है। मृदा एवं नमी संरक्षण के उद्देश्य से जब हम क्या करते हैं, फसल के अवशेषों को लगभग 30% छोड़ देते हैं और बाद में भू परिष्करण क्रियाएं करते हैं, तो उसे बोलेंगे कंजर्वेशन टीलेज। कंजर्वेशन टीलेज का मुख्य उद्देश्य होता है सॉइल एंड मॉइस्चर को संरक्षित रखना। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, न्यूनतम भू परिष्करण का उद्देश्य है। मिनिमम टीलेज का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लागत कम करना या भू संरचना को खराब होने से बचाना, मृदा अपरदन को कम करना या सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सभी। जो मिनिमम टीलेज होता है लागत को भी कम करेगा, भूमि संरचना को खराब होने से बचाता है और सॉइल इरोजन यानी मृदा अपरदन को कम करता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा न्यूनतम भू परिष्करण का अतिरूप है। एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टीलेज क्या है, अतिगम भू परिष्करण या इष्टतम भू परिष्करण, कंजर्वेशन भू परिष्करण या शून्य भू परिष्करण। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा शून्य भू परिष्करण। न्यूनतम भू परिष्करण का जो अतिरूप यानी एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ मिनिमम टीलेज होता है वो शून्य टीलेज या शून्य भू परिष्करण कहलाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस फसल के भू परिष्करण में खरपतवारों के नियंत्रण हेतु खरपतवार नाशी प्रयोग आवश्यक हो जाता है। जब हम कौन सा टीलेज अपनाएंगे तो उसमें जो केमिकल कंट्रोल होता है वीड का वो आवश्यक हो जाता है। न्यूनतम में अधिकतम शून्य स्टेबल। जब हम शून्य भू परिष्करण करते हैं तो उसमें वीड मैनेजमेंट के लिए खरपतवार नियंत्रण के लिए खरपतवार नाशी का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्ले या मृत्तिका के कणों का आकार होता है। क्ले या मृत्तिका के कणों का आकार होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, लेस देन 0.002 mm से कम। अगला प्रश्न है, दलहनी पौधा है। ऑप्शन नंबर ए फेलिमोलस ट्राइवोलर्स, स्टाइलोहमाटा, स्टाइलोसेंथस, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 4 यानी सभी। दलहनी सभी पौधे हैं, फेलिमोलस ट्राइवोलस, स्टाइलोहमाटा, स्टाइलोसेंथस। अगला प्रश्न देखेंगे, खरीफ धान की फसल जिसकी बुआई मई जून माह में करते हैं, कटाई सितंबर अक्टूबर माह में करते हैं, कहलाती है। वे धान जिनकी बुआई मई जून में करेंगे वो असराइस कहलाता है। अगला प्रश्न है, रबी धान की फसल जिसकी बुआई जून जुलाई में करते हैं और कटाई नवंबर दिसंबर माह में होती है उसे क्या बोलते हैं। मई जून में जिस धान की बुआई होगी वो असराइस और जिस धान की बुआई जून जुलाई में होती है उसे बोलते हैं अमन या अगहनी राइस। अगला प्रश्न है, बसंत या ग्रीष्म ऋतु की धान की फसल जिसकी बुआई नवंबर दिसंबर माह में करते हैं कहलाती है। वे धान जिनकी बुआई हम नवंबर दिसंबर माह में करते हैं और कटाई मार्च अप्रैल के साइड में होती है उन्हें बोलेंगे बोरो या दलुआ धान की खेती। अगला प्रश्न है, धान की फसल के लिए उपयुक्त मृदा पीएच मान। धान की फसल के लिए एप्रोप्रिएट सॉइल पीएच क्या होता है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 5.5 से 6.5 जो मृदा पीएच है वो धान की फसल के लिए अच्छा माना जाता है। अगला प्रश्न है, धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। धान का कटोरा बोलते हैं छत्तीसगढ़ को। अगला प्रश्न है, धान के ऊपर का छिलका जो लोमा व पेलिया का संयुक्त रूप है कहलाता है। धान के ऊपर का छिलका जो लेमा व पेलिया का संयुक्त रूप है हल कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन कौन सा है, ओपेक 2, डीजीवूजेन, नोरिन 10, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। डीजीवूजेन जो है धान में बोनेपन के लिए उत्तरदायी है और नोरिन 10 जो है गेहूं में बोनेपन के लिए उत्तरदायी जीन है। अगला प्रश्न देखेंगे, जीएस खुश किस धान के जनक कहे जाते हैं। जो जीएस खुश है उनको सुपर राइस का जनक बोलते हैं। अगला प्रश्न है, धान की प्रथम उत्परिवर्तित बोनिक किस्म यानी फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पैडी कौन सी है, सांकेत है,
जया है, जगन्नाथ है, TN1 है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। धान की प्रथम उत्परिवर्तित बोनी किस्म जगन्नाथ है। अगला प्रश्न है, धान की निम्न किस्म मिरेकल किस्म कहा जाता है। धान की किस किस्म को मिरेकल किस्म बोलते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। जो धान की जया वैरायटी है उसको मिरेकल किस्म बोलते हैं, और जो फर्स्ट ड्वार्फ म्यूटेंट वैरायटी ऑफ पैडी वो हो जाएगी जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, बांस का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक होता है? भारत, लंका, चीन, अफ्रीका। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चीन में बांस का उत्पादन सर्वाधिक होता है। अगला प्रश्न है, राइस ब्रान में अधिकता होती है। जो राइस ब्रान होता है उसमें किसकी अधिकता होती है? वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज तत्वों की। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। राइस ब्रान में खनिज तत्वों की अधिकता होती है। अगला प्रश्न है, धान में हलिंग परसेंट कितना होता है? 40 से 50, 50 से 60, 60 से 75, डी है 75 से 80। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 65 से 75%। धान में हलिंग परसेंट 65 से 75% होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।